एपिसोड की शुरुआत होती है हुआंग सिटी से, सिटी लॉर्ड मेंशन, जहाँ पे लू फेंग क्रॉस लाइक करके अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड फॉर्म के ऊपर ध्यान दे रहा होता है। इस वक्त उसके पास सिल्वर माउंटेन बीस्ट के कुछ स्किन मटेरियल्स एंड बाकी सारी चीजें होती है जिसके ऊपर वो रिसर्च कर रहा होता है। लू फेंग अपने आप से कहता है कि वो ऑलरेडी वर्ल्ड ऑफ लाइफ के अंदर काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, वो ऑलरेडी अपनी एबिलिटीज को पहचान चुका है, तो अभी उसे जल्दी कुछ सीक्रेट मेथड्स बना लेने चाहिए। जिसके बाद वो अपने हाथों की तरफ देखता है और अपने पाम की तरफ देखते ही उसके पाम के अंदर से एक गोल्डन कलर की लाइट काफी ज्यादा तेजी से बाहर आती है। पहले के टाइम में जब लू फेंग इन क्रीचर्स को अपने एनर्जी के थ्रू या फिर अपने ऑरा के थ्रू फॉर्म करता था तो वो पूरी तरीके से पावर्स को बर्न नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी जब लू फेंग 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है तो वो बर्न भी हो रहा है एंड एक्सप्लोड भी हो रहा है। लेकिन लू फेंग ने एक चीज नोटिस की थी कि जब ये लू फेंग की करंट पावर एक्सप्लोड हो रही थी तो उसे कंट्रोल करने के लिए उसे काफी ज्यादा हाई लेवल की मेंटल विल की जरूरत पड़ रही थी। मतलब एक तरीके से लू फेंग को अपने मेंटल विल के ऊपर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ कोई ऐसा सीक्रेट मेथड ढूंढना पड़ेगा जिसके थ्रू वो अपनी पावर्स को एक लिमिटेड एक्सटेंड के अंदर बर्न कर सके। लेकिन इन सब चीजों के अंदर बस एक दिक्कत थी कि ऐसी टेक्निक्स को कॉम्प्रहेंड करना काफी ज्यादा मुश्किल था। वही सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोगों को कैपिटल ऑफ फूड किंगडम देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे एक टावरिंग पैलेस के अंदर हम लोगों को लॉर्ड ऑफ टियांगकुंग देखने के लिए मिलता है। ये जो पैलेस था ये भी लॉर्ड ऑफ टियांगकुंग का ही था, जहाँ पे हम लोगों को और 4 फूड किंगडम के रूलर देखने के लिए मिल सकते थे, क्योंकि टियांगकुंग को बिग ब्रदर कह के बुला रहे थे, क्योंकि डेफिनेटली जो टियांगकुंग था वो इन सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल था। कुल मिला के अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो स्टार्टिंग में फूड किंगडम के बस 3 ही रूलर थे, जो थे वुजियांग पैट्रियार्क, डियामो पैट्रियार्क एंड टियांगकुंग किंग। वुजियान एंसेस्टर को ऑलरेडी आप जानते होंगे, ये वही है जिसे लू फेंग ने हरा दिया था स्पेस वर्ल्ड के अंदर। अब तक हम लोग डाउमा एंसेस्टर देखने के लिए नहीं मिले, लेकिन फिर बाद में ये 3 ही थे, लेकिन 3 से 5 हो गए। उसके बाद भी ये लोग एक दूसरे को भाई मानते हैं। वही इस पैलेस के अंदर टियान को हम लोग को मेन सीट के ऊपर बैठे हुए देखने के लिए मिलता है। उसके सामने वाले साइड के अंदर 4 और चेयर्स लगी रहती है, जहाँ पे बाकी के 4 रूलर्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे। टियांगकुंग था वो हुनियान ब्लड लाइन को कॉम्प्रहेंड करता था, जिसके कारण वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल था एंड वो सेकंड लेवल ऑफ गॉड किंग लेवल के ऊपर था। एंड हुनियान ब्लड लाइन का बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, बस इसका एक नेगेटिव साइड इफेक्ट ये होता है, इसे कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये आपके दिमाग को करप्ट कर देती है। लेकिन जो बंदा इस चीज को कंट्रोल कर लेता है वो सही में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये बंदा हुनियान ब्लड लाइन के थ्रू सेकंड लेवल के ऊपर पहुंचा था, इसका मतलब ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इवन लेवल 3 का कोई गॉड किंग लेवल का वॉरियर भी होगा वो भी इस बंदे को पूरी तरीके से नहीं मार सकता। टियान को कहता है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलके लैंड टियानी के अंदर लॉर्ड ऑफ यू को मारने की कोशिश की थी एक ही बारी के अंदर। एक बार उसकी जो रियल बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके बाद उसकी जो हुनियान ब्लड लाइन है एंड उसके बाद जितने भी रिसोर्सेज है जिसके लिए उसने इतना ज्यादा प्राइस पे किया वो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। एंड गाइस हुनियान ब्लड लाइन का सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट भी यही है कि अगर एक बार आपकी ओरिजिनल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड आप वापिस से अगर रीबॉर्न होते भी हो तो आपको वापिस से काफी ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि जो भी हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट करते हैं वो सारे के सारे भिखारी होता है। टियानकुन कहता है कि हमने उस बंदे को मारने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड वो बच के निकल गया। वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुका था, लेकिन फिर वो टियानी रिवर के डीपेस्ट पार्ट के अंदर चला गया। हम उसके पीछे काफ़ी टाइम तक पड़े, लेकिन उसके बाद भी वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसको बाहर से फोर्स आउट करूंगा। यानी कि पहले जो इन लोगों ने अटैक किया था वो उन्होंने ट्रेजर लैंड के अंदर किया था, वहाँ पे मरने के बाद भी वो बंदा पूरी तरीके से नहीं मरने वाला था। उसके जो वहाँ के पॉइंट्स है जो कि उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से कमाए थे वो सारे के सारे बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि अभी वो उन्हें ट्रेजर लैंड के अंदर नहीं पा रहे, तो वो फाइनली अभी उसकी रियल बॉडी के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी एक बंदा कहता है कि जो शी स्टेट्स की बॉर्डर है वो धीरे धीरे करके एक्सटेंड होती जा रही है एंड यू स्टेट धीरे धीरे करके छोटा हो रहा है। टियानकुन कहता है हमें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें इन सारे 4 स्टेट को एक के बाद एक धीरे धीरे करके कब्जा करना चाहिए। अभी देखना चाहता हूँ कि जो यू स्टेट का रूलर है इसके अंदर कितना दम है, कब तक पेशेंटली छुपा रहता है टियानी रिवर के अंदर। जब हम धीरे धीरे करके इनके टेरिटरीज के ऊपर हमला करेंगे तो एक ना एक बार तो इसे बाहर आना ही पड़ेगा। वही जो वुजियान एंसेस्टर होते हैं वो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं एंड कहता है कि यू स्टेट का वो रूलर उसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने बॉडी को स्प्लिट कर सके। उसके पास 2 ही चॉइसेस है, एक तो वो हमेशा हमेशा के लिए टियानी रिवर के अंदर छुपा रहे या फिर वो आके अपने यू स्टेट को बचा ले, वरना वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अभी ये उसके ऊपर है कि उसे अपने लोगों की ज्यादा फिक्र है या अपनी। लेकिन तभी एक दूसरा गॉड किंग होता है जिसका नाम होता है गॉड किंग स्कल। वो कहता है कि लेकिन अगर वो बंदा सही में अपने यू स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, क्या हमें उसके साथ फाइट करनी है? सेकंड लेवल ऑफ गॉड किंग लेवल का वॉरियर है, हमें उसे इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लॉर्ड ऑफ टियांगकुंग कहता है जो भी हमारे रास्ते के अंदर आएगा उसे हम मिटा देंगे पूरी तरीके से, तुम्हें इस चीज की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर संभाल लूंगा। ये जो यू किंगडम का लॉर्ड है ये टियानी के अंदर नहीं रहना चाहिए। गाइस टियानी एक स्पेस ट्रेजर साइट है युआन
टियान की। ये लोग इसे टियानी से इसलिए निकालना चाहते थे क्योंकि उस बंदे के पास जो हुनियान ब्लड लाइन थी उसके अंदर ज्यादा एडवांटेज थे उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, टियानी को एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब कुल मिला के गाइस हुनियान ब्लड लाइन के अंदर भी कुछ टाइप्स होता है एंड जिस टाइप की ब्लड लाइन वो बंदा कल्टीवेट करता था उसके अकॉर्डिंग वो टियानी के अंदर ज्यादा ट्रेजर्स को एक्सेस कर सकता था, इसलिए ये लोग उसे वहां से बाहर निकालना चाहते थे। एंड ये लोग मिलके जो उसके टेरिटरी के ऊपर हमला करने जा रहे थे, यानी कि लॉर्ड ऑफ यू के टेरिटरी के ऊपर। अगर सही में लॉर्ड ऑफ यू बाहर आए तो जितने भी बाकी के गॉड किंग्स है वो बिल्कुल भी आगे नहीं जाने वाले उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि उनको पता है अगर वो आगे बढ़े तो वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो सेकंड लेवल का गॉड किंग लेवल का वॉरियर है। वही जो स्वॉर्ड डीमन गॉड किंग होता है वो कहता है बिग ब्रदर जो लोए ग्रेट सेंट है वो भी हुआंग सिटी के अंदर ही रहता है, क्या क्या हमें उसके साथ भी पंगे लेने हैं। लॉर्ड ऑफ टियांग को स्माइल करता है एंड कहता है क्या लोई। टियान कुन थोड़ा सा सोचता है जिसके बाद वो कहता है वो हुआंग सिटी वो बस एक छोटा सा सिटी है, वो सिटी उसी को मुबारक हो। अभी हमारा मेन फोकस लोई गॉड नहीं है, हमारा मेन फोकस है कि हम लॉर्ड ऑफ यू को बाहर निकाले कैसे भी करके। इस वक्त मैं बस तुम लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, जल्दी जाओ और जाके एक डिटेल प्लान बनाओ और जल्दी से जल्दी एक्शन लेने की तैयारी करो। मैं इस लॉर्ड ऑफ यू को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। वही जो वुजियांग पैट्रियार्क, स्वॉर्ड डीमन गॉड, लियोंग गॉड किंग, स्कल पीक गॉड, ये सारे के सारे अपनी गर्दन झुकाते हुए खड़े रहते हैं। एंड गाइस फ्यूचर के अंदर लू फैंग को इन सभी लोगों से बदला लेना है, क्योंकि ये सारे के सारे फूड किंगडम के रूलर्स हैं। एंड इन चारों को खत्म करने के बाद ही लू फैंग टियानकुन से लड़ पाएगा, क्योंकि टियानकुन इन सभी लोगों का बॉस है। वही सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोगों को हुआंग सिटी देखने के लिए मिलता है। हुआंग सिटी के एक जंगल के अंदर जो लू फैंग होता है उसने सिल्वर कलर के रॉब्स पहन के रखे थे एंड वो जंगल के अंदर भटक रहा था। तभी वो एक पेड़ के पास जाता है जिसके ऊपर एक पर्पल कलर का फ्लावर था। वो उस फ्लावर को टच करता है एंड उस फ्लावर का जो ऑरा होता है वो तुरंत काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। वो एक ऑर्डिनरी से दिखने वाला प्लांट तुरंत एक ट्रू गॉड लेवल का प्लांट बन जाता है, फिर वॉइड ट्रू गॉड लेवल का प्लांट और फिर इटर्नल ट्रू गॉड। लेकिन इससे पहले वो इटर्नल ट्रू गॉड से और ज्यादा आगे बढ़ पाता, वो जो पर्पल फ्लावर होता है वो तुरंत एक्सप्लोड हो जाता है एंड पूरी तरीके से राख के अंदर मिल जाता है। उसके बाद लू फेंग एक लंबी सांस लेता है एंड फिर कहता है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर काफी सारे ऐसे एशियंट बींग्स हैं जो कि इवन गॉड किंग लेवल की कॉम्पैक्ट पावर को बॉर्न कर सकता है। मैं अभी भी काफी ज्यादा दूर हूँ। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो वापस एक रेड फ्रूट के ऊपर यही सेम चीज ट्राई करता है। वो रेड फ्रूट ट्री भी इटर्नल ट्रू गॉड लेवल तक पहुंचता है एंड उसके बाद वो पूरी तरीके से राख के अंदर बदल जाता है। लू फेंग लगातार कोशिश करता रहता है लेकिन हर बार का जो रिजल्ट आ रहा था वो सेम ही आ रहा था। हम लोग को एक स्ट्रेंज बीस्ट देखने के लिए मिलता है जो कि दूर से लू फेंग को ये सारी चीजें करते हुए देखता रहता है, लेकिन वो देखता है कि लू फेंग के छूने से वो सारे के सारे जो पेड़ पौधे रहते हैं इंस्टेंटली उनकी पावर्स बढ़ तो जाती है, लेकिन नेक्स्ट ही सेकंड के अंदर वो खत्म भी हो जा रहे थे। ये सब चीजें देख के वो डर जाता है एंड वो दूर भाग जाता है। लू फेंग को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मैंने तो इसको डराया भी नहीं था फिर भी ये भाग गया। उसके बाद लू फेंग काफी ज्यादा डिप्रेस देखने के लिए मिल सकता था। लू फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती कहाँ आ रही है, क्या अभी भी उसके 6 ब्रांचेस ऑफ लाइफ के कॉम्बिनेशन के अंदर कोई फ्लॉ है। जब लू फेंग इन सब चीजों के बारे में काफी ज्यादा लंबे टाइम तक सोचता है, अचानक से उसके दिमाग के अंदर कुछ तो भी हलचल होती है। एकदम से उसको फील होता है कि उसके जो 6 ब्रांचेस है वो आपस में कोलाइड कर रहा है। सडनली एक कंप्लीट न्यू ब्रांच फॉर्म होती है उसके दिमाग के अंदर। लू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि स्पिरिचुअल ब्रांचेस थी। जो लू फेंग था उसे बहुत पहले से पता था कि ऑलरेडी वो 6 मेजर ब्रांचेस को कॉम्प्रहेंड कर चुका है, बट उसके बाद भी उसका ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद जो भी स्पेशल इनहेरिटेंस थे वो उसके गाइडेंस को फॉलो कर रहा था कि उसे हमेशा कल्टीवेशन नहीं करना बल्कि उसे हाई लेवल की सीक्रेट इंग्लिश को कॉम्प्रहेंड करना है, वो भी लो लेवल के ऊपर। एंड इस वक्त जो लू फेंग था वो काफी ज्यादा कैजुअली बैठा हुआ था एंड वो काफी ज्यादा कैजुअल तरीके से अपना कल्टीवेशन भी कर रहा था, लेकिन अचानक से उसके दिमाग के अंदर ये सारी की सारी स्पिरिचुअल ब्रांचेस के इम्प्रिंट्स आ चुके थे। सडनली लू फेंग के दिमाग के अंदर उसके कॉन्शियसनेस के अंदर एक बहुत बड़ा कोलिजन होता है। नेक्स्ट ही सेकंड के अंदर लू फेंग के दिमाग के अंदर 3 मेजर ब्रांचेस ऑलरेडी कॉम्प्रहेंड हो चुकी थी, वो भी पूरी तरीके से। लू फेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा लंबे टाइम से कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अगले ही सेकंड वापस से कुछ धमाके होते हैं उसके कॉन्शियसनेस के अंदर एंड 3 और ब्रांचेस फॉर्म हो जाती है। लू फेंग ने एक ही बारी के अंदर 6 ब्रांचेस को कॉम्प्रहेंड कर लिया था। ये वैसा ही हुआ था जैसे कि जब मोरुशा ने गॉड किंग लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू किया था तो उसने 6 ब्रांचेस ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक ही बारी के अंदर कॉम्प्रहेंड कर लिया था। एंड तब लू फेंग यही सोचता था कि उसने एक साथ ये सब कैसे किया, लेकिन अभी जब लू फेंग ने भी एक साथ इन 6 ब्रांचेस को कॉम्प्रहेंड कर लिया था तो उसे अपने ऊपर भी भरोसा नहीं हो रहा था। अल्टॉट लू फेंग एक और चीज नोटिस कर सकता था कि उसकी ये जो 6 ओरिजिन लाइफ ऑफ ब्रांचेस है ये बाकी कल्टीवेटर से थोड़ी सी अलग लग रही थी। इससे लू फेंग ने इन सारे ब्रांचेस को एक ही साथ कॉम्प्रहेंड कर लिया था। लू फेंग ऑलरेडी ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर पीक के ऊपर पहुंच चुका था अपने स्टेज के ऊपर, बस अगर वो किसी चीज के अंदर पीछे छूट रहा था तो वो था डिस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ एमनियो। वो उसका काफी ज्यादा कमजोर था अभी भी। साथ ही साथ जो भी उसे मोरुशा से सीखने के लिए मिला रहा था ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में वो भी लू फेंग को पता नहीं पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं लग रहा था एंड उसके जो इफेक्ट्स है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ के कंपैरिजन के अंदर थोड़े से कमजोर थे। एंड लू फेंग ने अपनी सारी की सारी एनर्जी 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड फॉर्म के ऊपर लगा के रखी थी एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था ये उसके लिए सबसे ज्यादा
सुटेबल था। लू फेंग अपने आप से कहता है सिंस वो अभी ऑलरेडी अपने ओरिजिन ऑफ लाइफ को कॉम्प्रेहेंड कर चुका है, अभी वक्त आ चुका है उसका ब्रेक थ्रू करने का गॉड किंग लेवल के ऊपर। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को लू फेंग का होम टाउन एरिया देखने के लिए मिलता है। लू फेंग के स्मॉल यूनिवर्स के अंदर जो जू जिन, लू पेंग, लू हे एंड उसके बाकी के फैमिली मेंबर्स वो सारे के सारे एक ही जगह पे हम लोगों को इकट्ठा हुए देखने के लिए मिल सकते थे। वही जो जू जिन होती है वो लू फेंग की तरफ देखती है एंड कहती है अचानक से तुमने हम सब लोगों को इस तरीके से क्यों बुलाया? आफ्टर ऑल इन सभी लोगों के पास इमॉर्टल लाइफ थी, तो इन सभी लोगों का एक जगह पे इस तरीके से गैदर होना ये काफी ज्यादा रेयर था। लू हे कहता है कि डैड के पास जरूर कोई ना कोई शॉकिंग चीज होगी या फिर वो कुछ हमें बताना चाहते होंगे। वही जो सीमू होता है वो भी अपना सर झुकाते हुए खड़ा रहता है लू फेंग के सामने। जो सीमू था वो भी लू फेंग का ही बेटा था, मतलब बायोलॉजिकल फादर तो नहीं बोल सकते। लू फेंग ने एक लीनियज को कल्टीवेट किया था जिसका नाम था यू हे लीनियज एंड इस पूरे के पूरे यू हे लीनियज के अंदर बस एक लौता ट्रू गॉड सीमू ही था एंड सीमू लू फेंग की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। आफ्टर ऑल वो उसके फादर थे, बायोलॉजिकली नहीं तो लू फेंग ने उसे बॉर्न किया था, तो एक तरीके से लू फेंग उसके लिए भगवान था। लू फेंग सभी लोगों की तरफ देखते हैं स्माइल करते हुए कहता है मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज बताना चाहता हूँ, मैं जल्दी अपना ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ और ये जो मेरा स्मॉल यूनिवर्स है ये वापस से एक बार फिर से काफी ज्यादा लार्ज स्केल के अंदर एक्सपेंड होगा एंड ये शायद से मेरा लास्ट एक्सपेंशन होगा स्मॉल यूनिवर्स का। सो मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग मेरे यूनिवर्स के बाहर आ जाओ एंड बाहर आके इस पूरी के पूरे प्रोसेस को देखो। लू फेंग के अकॉर्डिंग गॉड किंग लेवल का जो स्मॉल यूनिवर्स होता है वो ऑलरेडी सबसे ज्यादा बड़ा यूनिवर्स होता है, क्योंकि फिलहाल हम लोग को गॉड किंग लेवल हाईएस्ट लेवल बताया गया है, तो गॉड किंग लेवल के बाद शायद ही लू फेंग का यूनिवर्स वापस से एक्सपेंड होगा कभी। गाइस जब कोई इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के ऊपर होता है तब तक उसके लिए जो उसका स्मॉल यूनिवर्स होता है वो काफी ज्यादा मायने रखता है। जब जब वो पर्सन अपना ब्रेक थ्रू करेगा, जैसे जैसे उसका स्मॉल यूनिवर्स एक्सपेंड होगा वैसे वैसे उसकी डिवाइन बॉडी भी एक्सपांड होगी, ट्रांसफॉर्म होगी एंड अगर एक बार उसका स्मॉल यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके बाद वो बंदा भी मर जाता है कि उसकी जो ओरिजिनल बॉडी होती है वो भी खत्म हो जाती है। बट ऑफ कोर्स जब आप चौधरी लम के ऊपर पहुंच जाते हो आपका विल और आपका माइंड ऑलरेडी इतना पावरफुल हो जाता है, इवन अगर आपका मिनिएचर यूनिवर्स डिस्ट्रॉय भी हो जाए उसके बाद भी आप सीक्रेट मैटर ऑफ रिकॉग्निशन के थ्रू अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। एंड जब आप गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंच जाते हो उसके बाद आपके ऊपर कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती, आपका स्मॉल यूनिवर्स हो या ना हो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और आपका रिलम ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल है तो आप इवन अल्टीमेट रिलम ऑफ गॉड किंग लेवल के ऊपर भी पहुंच सकते हो। अल्टीमेट रिलम ऑफ गॉड किंग लेवल का वॉरियर होता है, उसने ऑलरेडी कंप्लीट ओरिजिन ब्रांच को मास्टर करके रखा होता है, उससे ज्यादा ऊपर जाना वो उसी बंदे के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि सुप्रीम लॉज तुम्हारी कोई मदद नहीं करते। लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है डैड आपका स्मॉल यूनिवर्स वो ऑलरेडी ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर के डायमीटर का है, क्या ये और बड़ा होने वाला है? ये कितना बड़ा होगा? लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है पता नहीं, तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा कि वो कितना बड़ा होगा। इसके बाद लू फेंग सीमू की तरफ देखता है एंड कहता है सीमू जल्दी जाओ एंड सभी लोगों को बाहर निकाल दो। वही जो सीमू होता है वो हाथ के अंदर मुंडी हिलाता है, तुरंत अपनी फ्लाइंग बोट लेते हुए जाता है एंड सभी लोगों को अपने स्मॉल यूनिवर्स से बाहर निकालने लग जाता है। लू फेंग एंड बाकी सारे लोग भी इनके फैमिली के यही सेम काम करते हैं एंड लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स से सारे लोगों को बाहर निकालने लग जाता है। लू फेंग जाते जाते सोच रहा था लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स की तरफ देखते हुए ये ऑलरेडी इतना ज्यादा बड़ा है, लास्ट टाइम जब ये बड़ा हुआ था तब ये लगभग 10 गुना ज्यादा बड़ा हुआ था पहले के कंपैरिजन के अंदर। क्या इस बार वापस से ये 10 गुना बड़ा होगा? इसका मतलब क्या ये 10 ट्रिलियन लाइट ईयर्स तक रीच कर जाएगा? लू फेंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या उसके फादर का ये जो मिनिएचर यूनिवर्स है क्या ये ओरिजिनल यूनिवर्स जितना बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी क्रिएचर्स पले बड़े हैं उन लोगों के लिए ओरिजिनल यूनिवर्स काफी ज्यादा यूनिक एंड काफी ज्यादा बड़ा है। ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर ये सारे लोग रहते हैं, सारी मिल्की वे गैलेक्सी, सारे के सारे मिनिएचर यूनिवर्स ये सारे के सारे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर ही है। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि लू फेंग का जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो ओरिजिनल यूनिवर्स से भी ज्यादा बड़ा हो जाए। एंड इसी के साथ सभी लोग बाहर आ चुके थे, सभी लोग इस आकर्षक नजारे को देख रहे थे। जब लास्ट टाइम लू फेंग का मिनिएचर यूनिवर्स बड़ा हुआ था उसे लगभग 3 साल लग गए थे बड़ा होने के लिए। फाइनली लू फेंग का जो मिनिएचर यूनिवर्स होता है वो काफी ज्यादा तेजी से एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देता है। पलक झपकते ही 1.5 ट्रिलियन लाइट ईयर्स, 2 ट्रिलियन लाइट ईयर्स एंड धीरे धीरे करके काफी ज्यादा तेजी से एक्सपेंड कर रहा था। जैसे जैसे लू फेंग का मिनिएचर यूनिवर्स बड़ा हो रहा था उसकी बढ़ने की स्पीड जो थी वो और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, वो घट नहीं रही थी। लू फेंग के फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे काफी ज्यादा शॉक होते हैं, उन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि लू फेंग का मिनिएचर यूनिवर्स इतना ज्यादा तेजी से क्यों बढ़ रहा है। वो जैसे जैसे बढ़ रहा है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है, मतलब टाइम के साथ तो उसको स्लो होना चाहिए था ना, बल्कि वो और ज्यादा फास्ट होता है। कुछ ही टाइम के अंदर जो लू फेंग का स्मॉल यूनिवर्स का डायमीटर होता है वो ऑलरेडी 300 बिलियन लाइट ईयर्स तक पहुंच चुका था और ये ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर जितने भी बड़े बड़े फिगर्स थे वो सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठा हो चुके थे। सारे लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स को बढ़ता हुआ देख रहे थे। जो ओरिजिनल यूनिवर्स का डायमीटर था वो ऑलरेडी 100 बिलियन लाइट ईयर्स के आसपास था एंड लू फेंग का स्मॉल यूनिवर्स यानी कि उसके मिनिएचर यूनिवर्स का डायमीटर 300 बिलियन लाइट ईयर्स तक पहुंच चुका था, यानी कि इवन वो ओरिजिनल यूनिवर्स से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसके बाद भी वो रुक नहीं रहा था, वो और ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे हम लोग लॉर्ड ऑफ चॉस भी देखने के लिए मिल सकते थे जो कि काफी
ज्यादा शॉक थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऑर्डिनरी ट्रू गॉड्स उन लोगों का जो मिनिएचर यूनिवर्स होता है वो लगभग 100 मिलियन लाइट ईयर्स के आसपास होता है, लेकिन ये लू फेंग का स्मॉल यूनिवर्स ये ऑलरेडी इतना ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी ये रुकता क्यों नहीं है, ये इतना ज्यादा क्यों बड़ा हो रहा है। लगभग इसी तरीके से 3 महीने बीत जाते हैं एंड फाइनली हम लोग को देखने के लिए मिलता है लू फेंग का जो स्मॉल यूनिवर्स होता है वो ऑलरेडी अपने लिमिट तक ग्रो कर चुका था। जितने भी बाकी के रेसेस के लोग एंड ह्यूमन रेसेस के लोग थे वो सारे के सारे पूरी तरीके से शॉक थे। इवन टॉट ये सारी की सारी चीजें उनके आंखों के सामने हुई थी, लेकिन स्टिल उन लोगों के लिए ये सारी चीजें भरोसा करना इवन काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सा हो रहा था। लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि वो लोग सपना देख रहे थे। लू फेंग का जो मिनिएचर यूनिवर्स का डायमीटर था वो 10 ट्रिलियन लाइट ईयर्स तक टच कर चुका था, यानी कि इतना बड़ा जितना बड़ा पूरा का पूरा ओरिजिनल यूनिवर्स है। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये क्रीचर जिसे ओरिजिनल यूनिवर्स ने पैदा किया हो, ब्रीड किया हो, उस क्रीचर का ओरिजिनल यूनिवर्स जितने साइज का हो जाए। वही यहाँ पे हम लोगों को ओरिजिनल एंसेस्टर भी देखने के लिए मिल सकते थे जो कि दूर से ये सारी चीजें देख रहे थे एंड इवन वो भी काफी ज्यादा शॉक थे। ओरिजिनल एंसेस्टर मन ही मन कहते हैं मुझे पता था कि लू फेंग का स्मॉल यूनिवर्स ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब वो गॉड किंग लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू करेगा तो उसका मिनिएचर यूनिवर्स इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा इवन एंटायर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री के अंदर किसी का नहीं है। मैं ओरिजिनल यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। इवन पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर इतना बड़ा मिनिएचर यूनिवर्स किसी का भी नहीं है। जितने भी गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स होते हैं उन्हें फ्यूचर के अंदर जैसे पावरफुल बनना होता है, उन्हें अपने मिनिएचर यूनिवर्स को वापस से रीमॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि वो चाहे कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो जाए। उनके मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर 0 डिफेक्ट होना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन जो लू फेंग का फाउंडेशन है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डीप एंड काफी ज्यादा प्रोफाउंड है एंड उसकी लाइफ फॉर्म भी पूरी तरीके से परफेक्ट लाइफ फॉर्म है एंड इसीलिए लू फेंग का ओरिजिनल यूनिवर्स भी पूरी तरीके से परफेक्ट है विदाउट एनी फ्लॉज। एंसेस्टर कहते हैं मुझे भरोसा है लू फेंग के ऊपर कि फ्यूचर के अंदर जो लू फेंग है वो पूरी के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एक सेलिब्रिटी बन जाएगा। इवन डेकेड्स तक लू फेंग का नाम गूंजेगा पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। लू फेंग हमेशा से एक हिस्टोरिकल फिगर रहेगा। ओरिजिनल एंसेस्टर काफी ज्यादा लंबे टाइम से लू फेंग के साथ ही थे। उन्होंने लू फेंग के साथ ही अपना ब्रेक थ्रू भी किया था रिकॉग्निशन पोर्टल के थ्रू, बट वो लू फेंग की ग्रोथ स्पीड को क्लियरली देख सकते थे। वो देख सकते थे कि ओरिजिनल एंसेस्टर इस वक्त कहाँ पे एंड लू फेंग इस वक्त कहाँ पे पहुंच चुका है। यहाँ पे अभी अभी जाके जो ओरिजिनल एंसेस्टर है वो चौदलम के इनिशियल स्टेज के ऊपर पहुंचा है। लू फेंग ऑलरेडी अपना ब्रेक थ्रू कर चुका है गॉड किंग लेवल के ऊपर एंड लू फेंग चाहता तो ये ब्रेक थ्रू काफी ज्यादा पहले ही कर सकता था, लेकिन लू फेंग ने काफी लंबे टाइम से अपने ब्रेक थ्रू को रोक के रखा था। साथ ही साथ जो ओरिजिनल एंसेस्टर थे उनके पास हमेशा से लू फेंग की मदद थी, लू फेंग के इनहेरिटेंस थे, उसके रिसोर्सेज थे, लेकिन लू फेंग वो हमेशा खुद के दम के ऊपर बढ़ा है। उसके पास कभी भी कोई रिसोर्सेज नहीं था, उसने हमेशा स्ट्रगल किया, उसने हमेशा लड़ाई की, बट इतनी रुकावटों के बाद भी वो सबसे ज्यादा आगे है। जैसे लू फेंग का स्मॉल यूनिवर्स अपने लिमिट के ऊपर पहुंच जाता है, वैसे एक मिस्टीरियस लैंड के अंदर से एक एंडलेस एनर्जी का सोर्स हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जो कि अचानक से आके लू फेंग के दिमाग के अंदर इन्फ्यूज हो जाता है। इसके थ्रू लू फेंग को काफी सारी नई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मिलती है। लू फेंग का मिनिएचर यूनिवर्स ऑलरेडी उसके लिमिट के ऊपर पहुंच चुका था। सोर्स लॉस के हिसाब से उसका मिनिएचर यूनिवर्स ओरिजिनल यूनिवर्स से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन अगर पावर वाइज देखा जाए तो लू फेंग ऑलरेडी ज्यादा पावर कैरी करता था ओरिजिनल यूनिवर्स से। लू फेंग चौजलम के ऊपर था तभी उसने ओरिजिनल यूनिवर्स को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था एंड वही ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर आज भी काफी सारी ऐसी एरिया है जो पूरी तरीके से कम्प्लीटली डार्क है। वहाँ पे आज भी कोई भी एनर्जी का सोर्स नहीं है एंड उसका बस एक ही रीजन है कि ओरिजिनल यूनिवर्स के पास भी काफी ज्यादा लिमिटेड एनर्जी है एंड जैसे जैसे ये सारे के सारे प्रैक्टिशनर्स और ज्यादा पावरफुल होंगे एंड मल्टीप्लाई होते जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, वो जो डार्कनेस है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी एंड इसलिए होता है ओरिजिनल यूनिवर्स का सेल्फ डिस्ट्रक्शन। के बाद वापस से सारी की सारी चीजें एक और बार फिर से रिबॉर्न होती है। लू फेंग अपने आप से कहता है इन फ्यूचर वो अपने स्मॉल यूनिवर्स के अंदर की जितनी भी पॉपुलेशन है वो उसे कंट्रोल कर पाएगा, कि वो उसका ओनर है तो वो उसके साइज को भी कंट्रोल कर सकता है। यानी अगर एक तरीके से एग्जांपल के तौर के ऊपर बताऊं तो जैसे कि ओरिजिनल यूनिवर्स है एंड लू फेंग का खुद का मिनिएचर यूनिवर्स है, तो ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिसके थ्रू वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, एनर्जी सोर्सेज बढ़ेंगे, एक टाइम आएगा कि ओरिजिनल यूनिवर्स को खुद को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा एंड सारी चीजें पूरी तरीके से रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन लू फेंग वो क्योंकि अपने खुद के मिनिएचर यूनिवर्स का ओनर है तो चाहे उसके इसमें कितनी पॉपुलेशन क्यों ना बढ़ जाए उसके ऊपर एक लिमिट लगा सकता है, वो उसे पूरी तरीके से परफेक्टली मेंटेन कर सकता है। इसके कारण उसे कभी भी अपने ओरिजिनल यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोई नीड नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो इस सारे के सारे जो स्मॉल यूनिवर्सेज होता है ये एक छोटा सा गिफ्ट होता है सुप्रीम लॉज की तरफ से काउंटलेस प्रैक्टिशनर्स को। इनके मदद से जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है यूनिवर्स के बारे में। ओरिजिनल यूनिवर्स की मदद से उन लोगों की जो एनर्जी ऑब्जर्व करने की ताकत होती है वो लगभग टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ टाइम बढ़ जाती है एंड उनकी जो बड़ी बड़ी डिवाइन बॉडीज होती है उसके पूरी बॉडीज के अंदर इनफ पावर सप्लाई हो पाती है। एंड लू फेंग की भी पावर्स कभी एग्जॉस्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि लू फेंग का मिनिएचर यूनिवर्स ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ा है। एक तरीके से लू फेंग का जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो एक तरीके का पावर बैंक है जिसके अंदर एंडलेस एनर्जी है एंड उसके कारण लू फेंग कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होता। जो लू फेंग का दिमाग था उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो अपने आप में एक मिस्टीरियस लैंड बन चुकी थी जिसके अंदर काफी
काफी सारी मिस्ट्रीज थी। लू फेंग को और भी काफी सारी नई चीजें पता लगी थी। फिर वो चाहे टाइम के बारे में हो, स्पेस के बारे में हो, लाइफ के बारे में हो, डिस्ट्रक्शन के बारे में हो, इन्फिनिटी, मैटर, एक्सट्रीम पॉइंट, वर्ल्ड, कॉज एंड इफेक्ट, लू फेंग को लगभग इन सारे फेजेस के बारे में नॉलेज था। वही जब से उसने अपना ब्रेक थ्रू किया था उसके बाद उसका जो ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन था उसके अंदर भी हम लोगों को कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल सकते थे। स्टार्टिंग में लू फेंग ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन को कॉम्प्रहेंड करता था तो उसे मेनली बहुत बड़े बड़े 2 ब्लैक होल्स देखने के लिए मिल सकते थे जो कि पूरी तरीके से सारी चीजों को टेरिफाइंग तरीके से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। बाद में जैसे लू फेंग की कल्टिवेशन बढ़ी तो उसे एक बहुत बड़ा डार्क रेड कलर का टेरिफाइंग मॉन्स्टर दिखने लग गया जिसके पास एक बहुत बड़ा सा ब्लडी माउथ है जो कि अपने अंदर सारी चीजें स्वॉलो कर लेता है। एंड अब लू फेंग को एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की आई देखने के लिए मिलती है एंड उस आई को देख के इवन लू फेंग के शरीर के ऊपर भी गूज़बम्प्स आ जाते हैं। लू फेंग ऑलरेडी पूरी तरीके से 6 मेजर ब्रांचेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एवेन्यू को समझ चुका था, इसलिए अभी ओरिजिन ऑफ एवेन्यू और डिस्ट्रक्शन को भी समझना उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं रह गई थी। धीरे धीरे करके उसकी जो कॉन्शियसनेस थी, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो इन सब चीजों को लेकर और ज्यादा डीप होती जा रही थी। लू फेंग को अभी फील हो रहा था कि पहले वो काफी ज्यादा मोरुशा की हेल्प लिया करता था ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन को समझने के लिए, लेकिन अभी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो नॉर्मली 6 ब्रांचेस ऑफ ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर थोड़ा बहुत कॉम्प्रहेंशन करेगा, थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करेगा तो शायद से उसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ डाओ को कॉम्प्रहेंड करने के लिए। लेकिन लू फेंग को इन सब चीजों को करने की कोई भी जल्दी नहीं थी। जैसे जैसे लू फेंग की पावर्स बढ़ रही थी वैसे वैसे लू फेंग का पेशेंस भी बढ़ रहा था, वो और ज्यादा हम्बल होते जा रहा था। लू फेंग ऑलरेडी एक गॉड किंग लेवल का वॉरियर बन चुका था एंड अभी सुप्रीम रूल्स भी उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकती थी। जो लू फेंग को फाइनल गिफ्ट मिला था सुप्रीम लॉज से वो था वो लास्ट की एनर्जी जो कि अचानक से एक मिस्टीरियस लैंड से उठते हुए लू फेंग के दिमाग के अंदर आके इन्फ्यूज हो गई थी, जिसके कारण लू फेंग को बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ विजडम मिला था, यानी कि नॉलेज। मेरे को समझ नहीं आता ये सुप्रीम लॉज हमेशा लू फेंग के ऊपर इतना फेवर क्यों करता है। मतलब जब जब लू फेंग का ब्रेक थ्रू हुआ है तब तक लू फेंग को कुछ न कुछ गिफ्ट के तौर पे मिला है एंड लू फेंग को इस बार भी गिफ्ट मिला जो कि थी वास्ट विजडम एंड नॉलेज। लू फेंग ऑलरेडी जानता था कि वो ऑलरेडी पीक लेवल के ऊपर पहुंच चुका है तो अभी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दे सकता सुप्रीम लॉज उसे। लू फेंग एक तरीके से सुप्रीम रूल्स के माइंड को भी समझ सकता था, उसे फील हो रहा था कि सुप्रीम रूल चाहता है कि उसका ये जो आउटस्टैंडिंग चाइल्ड है फ्यूचर में जाके उसे प्रोटेक्ट करे। अगर सच्ची के अंदर सुप्रीम लॉज के ऊपर कोई क्राइसिस आते हैं तो आप फील कर सकते हो कि उसकी इंटेंसिटी किस लेवल की होगी। लू फेंग को ऐसा फील हो रहा था कि उसके पास काफी ज्यादा कम टाइम बचा है कि उसे अपने माइंड एंड अपने हार्ट को पूरी तरीके से सुप्रीम लॉज के साथ मर्ज करना है एंड इसीलिए जो लू फेंग होता है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिन को कॉम्प्रहेंड करना रुक जाता है एंड वो बाकी की चीजों को देखना शुरू कर देता है, जैसे कि 9 ओरिजिन एवेन्यूज को। ये जो 9 ओरिजिन एवेन्यूज होते हैं ये एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होते, ये बस एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होता है, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक दूसरे को ऑपरेट करता है एंड इन्हीं सारे 9 एवेन्यूज को मिला के सुप्रीम रूल्स बनते हैं जो कि पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट को गवर्न करता है। वे ऑफ ब्रीडिंग, कल्टीवेशन, टाइम, स्पेस एंड जितने भी एस्पेक्ट है वो सारी की सारी चीजें सुप्रीम लॉज के अकॉर्डिंग ही चलती है। लू फेंग इस तरीके से अपने विजन को ब्रॉड करने की कोशिश करता है क्योंकि लू फेंग सुप्रीम लॉज को फील कर पा रहा था, इसलिए वो सुप्रीम लॉज को समझ भी पा रहा था। वो अपनी एक ही ग्लैंस के साथ पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट को देख सकता था, वो सारे के सारे उन सारी कॉस्मिक सीज को देख सकता था पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर बिखरी हुई। उसे इवन 3000 ओरिजिनल यूनिवर्सेस भी देखने के लिए मिल सकते थे डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट स्पेस लेयर्स के अंदर। इवन टॉटू से उसका खुद का ओरिजिनल यूनिवर्स भी देखने के लिए मिल सकता था जो कि ओरिजिनल यूनिवर्स के जस्ट बगल में ही था, सेम साइज का। इसी तरीके से लू फेंग पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट, मिल्की वे एंड जितनी भी चीजें होती है पूरे के पूरे गैलेक्सी के अंदर वो सारी भी चीजों को स्पाई कर रहा था। एंड लू फेंग को समझ आता है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट एक अंडे की तरह है जो कि कोर है, उसके सराउंडिंग काफी सारी एंडलेस कॉस्मिक सीज है, 3000 ओरिजिनल यूनिवर्स है, काफी सारे फ्लोटिंग प्लैनेट्स एंड लाइट्स है। ये जो सोर्स वर्ल्ड है, सोर्स वर्ल्ड के बाहर लू फेंग नहीं झांक पा रहा था क्योंकि वहां पे पूरी तरीके से अंधेरा था, लू फेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसी उस जगह पे लू फेंग जाने की कोशिश कर रहा था तो उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो कम्प्लीटली उस जगह से इरेज हो जा रही थी। लू फेंग को ये जो अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो अपने माइंड को सुप्रीम रूल्स के साथ मर्ज कर सके, इसी के साथ लू फेंग के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी जुड़ गई थी कि उसकी जो लाइफ है वो सुप्रीम रूल्स के परमिशन के हिसाब से चलेगी। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर हुआंग सिटी देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर जो लू फेंग होता है उसने अपनी कॉन्शियसनेस को कम्प्लीटली वापस से अपनी बॉडी के अंदर रिट्रीट करा लिया था। इस वक्त तक जो गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स होता है वो अपने बॉडी के अंदर ही खुद का एक यूनिवर्स बना सकता है एंड लू फेंग भी यही चीज करने जा रहा था। एंड गाइस एक तरीके से अपना खुद का यूनिवर्स बना के एंड उन सब चीजों के ऊपर स्टडी करके ही एक बंदा और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। जस्ट 3 महीने के अंदर ही लू फेंग का जो मिनीचर यूनिवर्स होता है वो पूरी तरीके से अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था। लू फेंग अभी अपनी डिवाइन बॉडी को फॉर्म करने वाला था। लू फेंग अपने आप से कहता है कि इस बार उसकी जो भी डिवाइन बॉडी बनेगी वो प्रोबेबली काफी ज्यादा बड़ी होगी। उसे डर है कि मे बी वो अपने बॉडी के ऑरा को पूरी तरीके से कंसील नहीं कर पाएगा। तुरंत जो लू फेंग का एक क्लोन होता है जो कि उसने चड्डू सिटी के अंदर रखा था, जिसके पास स्टार टावर है, वो काफी ज्यादा तेजी से चड्डू सिटी को लेफ्ट करते हुए हुआंग सिटी के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे लू फेंग की ओरिजिनल बॉडी थी। जो लू फेंग होता है वो तुरंत अपने स्टार टावर के अंदर चले जाता है एक स्पेस के अंदर जो काफी ज्यादा बड़ा होता है एंड एंडलेस होता है। लू फेंग एक चीज काफी अच्छी तरीके से जानता
था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसकी बॉडी फुल पोटेंशियल तक ग्रो कर पाए या ना कर पाए, बट स्टार्ट आवर के अंदर उसे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगले सेकंड जो लू फेंग का डिवाइन पावर रिजर्व होता है वो पूरी तरीके से ड्राई अप हो जाता है एंड उसके थ्रू हम लोग को एक बॉडी कंडेंस होते हुए देखने के लिए मिल सकती थी। डिवाइन पावर रिजर्व ड्राई अप हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि लू फेंग की जो डिवाइन पावर है वो खत्म हो गई। लू फेंग का मिनिएचर यूनिवर्स ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ा है, तो उसकी जो एनर्जी ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी वो भी काफी ज्यादा है। उसी सेकंड्स के अंदर वो वापिस से अच्छा खासा भर जाता है। लू फेंग की जो डिवाइन बॉडी थी वो लगभग 11 ट्रिलियन किलोमीटर तक लंबी चौड़ी हो चुकी थी। ये भी बस 3 दिन के अंदर हुआ था। कुछ ही टाइम के बाद जो लू फेंग की परफेक्ट डिवाइन बॉडी होती है वो भी अपने लिमिट तक पहुंच जाती है। लू फेंग काफी ज्यादा शॉक था अपनी इतनी बड़ी डिवाइन बॉडी को देख के। भले स्टार्ट आवर के अंदर उसे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी एंड उसकी ये जो बड़ी सी मैसिव बॉडी होती है वो क्रॉस लेग करके बैठी थी। लेकिन अगर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के एनवायरमेंट की बात की जाए तो लू फेंग की जो बॉडी की हाइट है वो लगभग 180 ट्रिलियन किलोमीटर है, जो कि ऑलरेडी आसमान से भी ज्यादा ऊंची हो गई। बट ऐसी बात नहीं थी कि लू फेंग पूरी तरीके से अपनी मैक्स पोटेंशियल के ऊपर पहुंच गया हो, क्योंकि जहां तक कि उसने कुछ एशियन टेक्स्ट के अंदर पढ़ा था कि एक गॉड किंग जिसके पास इनफाइनाइट डिवाइन गॉड बॉडी हो, उसकी जो गॉड बॉडी की हाइट है वो लगभग 36 ट्रिलियन किलोमीटर तक पहुंच सकती है। एंड इवन अगर वो अपनी बॉडी को हिलाते भी है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हिल रही हो। इसके बाद लू फेंग अपने आप से मन ही मन कहता है कि जो एशियन के गॉड किंग्स होते थे वो लिटरली हेवन ऑन अर्थ जितनी लंबी चौड़ी हुआ करती थी, जो कि उस टाइम उन लोगों के लिए काफी ज्यादा नॉर्मल हुआ करता था। लू फेंग की बॉडी इवन अपनी बॉडी को सही से खड़ा भी नहीं कर पा रहा। वो जब क्रॉस लेग करके बैठा था तभी ऑलमोस्ट उसके जो बॉडी का सर है वो आसमान को छू रहा था। वो स्टार टावर तो काफी ज्यादा अमेजिंग था कि उसका इंटरनल स्पेस लिटरली काफी ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है एंड इवन अगर वो खड़ा भी हो जाए उसके बाद भी वो रिलैक्सली आराम से उस स्पेस के अंदर चल सकता है। लू फेंग की बॉडी ऑलरेडी गॉड किंग लेवल के परफेक्ट लाइफ फॉर्म के फाइनल फॉर्म के ऊपर आ चुकी थी। लू फेंग इससे ज्यादा अपनी बॉडी को बड़ा करना चाहता था तो उसे टोटली अपने ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। अभी तक उसकी सुप्रीम लॉस काफी ज्यादा मदद कर रहे थे, लेकिन अब से सुप्रीम लॉस का उसके ऊपर कोई भी हाथ नहीं रहेगा। लू फेंग एक और चीज काफी अच्छी तरीके से जानता था कि उसकी जो गॉड किंग डिवाइन बॉडी की जो फाउंडेशन है एंड जो उसकी डिवाइन पावर रिजर्व है किसी भी ऑर्डिनरी गॉड किंग जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर होता है उससे काफी ज्यादा बढ़िया है, क्वालिटी वाइज भी एंड क्वांटिटी वाइज भी। जिसके बाद अभी लू फेंग का जो नेक्स्ट स्टेप था वो था उसका फाउंडेशन, जिसके लिए उसे अपना एक वर्ल्ड लाइफ फॉर्म बनाना था। उसके बाद अगली सेकंड के अंदर जो लू फेंग होता है वो अपने लिए एक वर्ल्ड लाइफ फॉर्म बनाना स्टार्ट कर देता है। अल्टॉट अगर देखा जाए तो उसकी जो परफेक्ट डिवाइन बॉडी है वो पूरी तरीके से डिवाइन पावर से बनी हुई है एंड उसकी जो कॉम्पैक्ट पावर है वो स्टिल वर्ल्ड लाइफ फॉर्म से काफी गुना ज्यादा होगी। क्योंकि लू फेंग के पास स्पेशल इनहेरिटेंस है तो उसके कारण उसकी जो वर्ल्ड लाइफ फॉर्म की जो एंट्री लेवल की बॉडी होगी वही पूरी तरीके से गॉड किंग लेवल के फर्स्ट लेवल के अंदर इनविजिबल होगी एंड इवन थॉट उसका जो बढ़ने का पोटेंशियल होगा वो भी एक्सट्रीमली हाई होगा। लू फेंग ने लास्ट टाइम भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया था, इसलिए इस बार लू फेंग काफी ज्यादा तेज था पिछले बार के कंपैरिजन के अंदर एंड इस बार लू फेंग को अपने वर्ल्ड लाइफ फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए भी ज्यादा मुश्किल नहीं आ रही थी। कुछ टाइम के बाद जो लू फेंग के वर्ल्ड लाइफ फॉर्म वाली बॉडी होती है वो भी बन के तैयार हो जाती है। इस वक्त लू फेंग के पास कुल मिला के 2 बॉडीज थी, एक थी उसकी परफेक्ट डिवाइन बॉडी जो कि उसकी ओरिजिनल बॉडी थी एंड उसकी सेकंड जो बॉडी थी वो एक वर्ल्ड लाइफ फॉर्म था जिसके अंदर अपने आप में एक अलग ही यूनिवर्स बसता है। उसका जो वर्ल्ड लाइफ फॉर्म था ये लगभग उसकी 50% डिवाइन पावर रिजर्व्स को कंज्यूम करता था। जैसे लू फेंग अपने वर्ल्ड लाइफ फॉर्म को खड़ा करने की कोशिश करता है वैसे ही वो फील करता है कि उसके माइंड के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा था। लगभग उसे अपनी 90% विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा था सेम टाइम। इस चीज का बस एक ही मतलब था कि लू फेंग लंबे टाइम तक अपने इस वर्ल्ड लाइफ फॉर्म वाली बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि लू फेंग बहुत कम टाइम के अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे अपनी पूरी ताकत के साथ इस वर्ल्ड लाइफ फॉर्म को कंट्रोल करना पड़ रहा था। इसके बाद लू फेंग ज्यादा हलचल नहीं करता, वो वापस से क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। इसके बाद जो लू फेंग की ओरिजिनल बॉडी होती है वो तुरंत 3 हिस्सों के अंदर बढ़ जाती है। यानी लू फेंग ने अपने 3 क्लोन्स बना लिए थे एंड ये जो 3 क्लोन्स होता है ये 3 अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चले जाते हैं। अगर हर एक क्लोन की बात की जाए तो हर एक क्लोन टोटल लू फेंग का 1/1000 ऑफ एनर्जी रिजर्व कंज्यूम करता है। स्टिल मैं आप लोगों को बता दूं कि लू फेंग का ये अकेला क्लोन ही इतना ज्यादा पावरफुल है, वो आराम से किसी भी गॉड किंग लेवल के लिमिट लेवल के वॉरियर की ऐसी की तैसी कर सकता है। एंड फर्स्ट लेवल के ऊपर इनविंसिबल होने का मतलब ये नहीं होता कि सेकंड लेवल या फिर थर्ड लेवल के गॉड किंग को ये मार देगा। फर्स्ट लेवल में इनविंसिबल होने का मतलब होता है कि वो फर्स्ट लेवल के ऑलरेडी पीक के ऊपर पहुंच चुका है। फर्स्ट लेवल के अंदर शायद ही कोई इंटरमीडिएट या फिर इनिशियल शायद क्या कोई नहीं मार सकता। फर्स्ट लेवल के ऊपर बहुत कम लोग होते हैं जो कि बड़ी मुश्किल से टक्कर दे पाते हैं। एंड जहाँ तक कि लू फेंग की बात है वो फर्स्ट लेवल के ऊपर तो ऑलरेडी पूरी तरीके से इनविंसिबल है 110%। रही बात उसके क्लोन की तो वो आराम से सेकंड लेवल के गॉड किंग रिलम के वॉरियर के साथ भी फाइट कर सकती है। जो लू फेंग की विल पावर थी वही काफी ज्यादा पहले ही सेकंड लेवल के ऊपर पहुंच चुकी थी गॉड किंग लेवल के एंड वो अभी अल्टीमेट
अल्टीमेट लेवल के ऊपर है। एंड अगर लू फेंग सही में अपनी फर्स्ट लेवल की गॉड किंग लेवल की बॉडी के साथ सेकंड लेवल के वॉरियर्स को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता था या फिर हराना चाहता था अपने खुद के दम के ऊपर, तो नॉर्मली देखा जाए तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है, लेकिन थ्योरेटिकली देखा जाए तो इस चीज़ के लिए उसको अपनी बॉडी को कुल मिला के 24 फेसिस के अंदर इवॉल्व करना पड़ेगा, जो कि लू फेंग का नेक्स्ट गोल था। लेकिन फिलहाल लू फेंग ने इन सब चीज़ों के ऊपर से ध्यान हटा के डिस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ एवेन्यू के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस कर रहा था। फेंग अपने आप से कहता है कि काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से उसका जो वर्ल्ड लाइफ फॉर्म है ये उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी रही है, लेकिन अभी वो सोच रहा था कि उसे इसका और अच्छा खासा कोई यूज़ करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग या फिर किसी को मारना। ये नेचुरली काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इवन किसी के ओरिजिन को खत्म करने के लिए भी काफ़ी अच्छी थी। नॉर्मली बाकी के जो गॉड किंग लेवल के बॉडीज होते हैं वो अपने बॉडी के अंदर एक स्पेस ओपन करता है जिसके थ्रू वो एक यूनिवर्स बनाते हैं। लू फेंग की बॉडी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लेवल के ऊपर थी, इसलिए लू फेंग सोचता है कि वो अपने बॉडी के अंदर पूरा का पूरा एक सोर्स वर्ल्ड क्रिएट करेगा। एटलीस्ट वो असली सोर्स वर्ल्ड नहीं होगा, लेकिन उसका एक प्रोटोटाइप होगा। एंड इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो अपने बॉडी के अंदर एक सोर्स वर्ल्ड बना लेता है, जो कि एक तरीके से एक माइक्रो यूनिवर्स होता है जिसे उसने वर्ल्ड पावर के रिजर्व की मदद से बनाया था। जैसे सोर्स वर्ल्ड के जो रूल्स होते हैं उनको लू फेंग ने 6 मेजर ब्रांचेस ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग रखा हुआ था, जो भी उसने सीखा था। ऑलरेडी लू फेंग इस वक्त इतना पावरफुल हो चुका था कि इवन वो एक मिट्टी के कण को भी हिलते हुए नोटिस कर सकता था अपने आसपास के इन्वायरमेंट से। बट स्टिल अगर देखा जाए तो अभी भी लू फेंग को लॉर्ड ऑफ टियांगुन से ज़्यादा पावरफुल नहीं बोला जा सकता, भले लू फेंग उनसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को पोलो माउंटेन देखने के लिए मिलता है जैंग योंग केव के अंदर। तो जैंग योंगे के फादर होते हैं यानी कि मोयो किंगयांग की पत्नी के पिता, वो जैंग योंगे से कहते हैं क्या हो गया, क्या तुम्हारे और क्युंगयांग के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्युंगयांग ने पर्पल क्लाउड पैलेस चैम्बर को लेवा। क्युंगयांग ने पर्पल क्लाउड पैलेस जो जियांजी सिटी के अंदर था वहां से हमारे सारे राइट्स छीन लिए। जियांजी सिटी के अंदर ऑलरेडी ये सारे र्यूमर्स फैल चुके हैं कि तो तुम्हारे बीच में और क्युंगयांग के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा और तुम ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हो। जब ये सारे सवाल क्युंगयांग को पूछे गए तो उसने इन सब चीजों को डिनाई भी नहीं किया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। जैंग योंगे कहती है हम काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले ही सेपरेट हो गए थे। जैसे उसके पापा ये चीज सुनते हैं उनको एक चमाड़ बजाने का मन करता है, लेकिन फिर वो गुस्से में कहता है क्यों तुम क्यों सेपरेट हुए। योंगे कहती है क्यों मैं सेपरेट क्यों नहीं हो सकती, मैं एक कल्टीवेटर हूँ, मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ तब छोड़ सकती हूँ, जिसे चाहूँ तब पकड़ सकती हूँ, मैं अपने हिसाब से अपना कल्टीवेशन कर सकती हूँ। क्या इन सब चीजों के बारे में आपको बताना क्या ये जरूरी है। इस वक्त मैं पोलो माउंटेन के अंदर प्रैक्टिस कर रही हूँ अपनी पूरी जी जान लगा के। जो फादर थे वो काफी ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन जब वो अपनी डॉटर को देखते हैं जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लग चुकी थी तो वो समझ चुके थे ऑलरेडी उसकी जो बेटी है ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, वो इटर्नल लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। एंड एक कल्टीवेटर के पास उसके खुद के सारे राइट्स होते हैं, वो अपने लाइफ के अंदर जो चाहे वो कर सकता है। जब से उसकी जो बेटी थी उसने मोयो किंगयांग के साथ संबंध टूटे थे तब से उनकी इज्जत काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। एक तरीके से मोयो किंगयांग के कारण वो जिंगयांग सिटी के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे, उनका बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ चुका था, वो काफी ज्यादा नाम और शान पैसा वगैरह कमाने लग गए थे। लेकिन अभी जब उसकी बेटी बकचोदी कर चुकी है तो ये बंदा भी क्या ही कर सकता है। उसके फादर पूरी तरीके से हेल्पलेस थे, अपनी बेटी को बस एक ही चीज बोलता है सिंस अभी अगर तुमने प्रैक्टिस करने के बारे में सोचा है तो मन लगा के प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम काफी ज्यादा लॉस के अंदर चल रहे हैं, अभी हमारा काफी ज्यादा नुकसान हुआ इन सब चीजों के कारण। जाएंगे इस चीज को कुछ भी नहीं कहती एंड कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, जिसके बाद वो कम्युनिकेशन कट कर देती है। शिफ्ट होता है हम लोग को एशियंट यांगफेंग कंट्री देखने के लिए मिलता है। चू कैपिटल के अंदर एम्परर चू जो कि आराम से बैठे हुए थे अपने पैलेस के अंदर, लेकिन सडनली उनके कॉम्प्रहेंशन के अंदर उनको कुछ अलग सा फील होता है। उनको फील होता है कि उनके आसपास के जो कॉज एंड इफेक्ट है उसके अंदर एक जगह पे काफी ज्यादा पावरफुल कॉज एंड इफेक्ट की एंटेंगलिंग आ रही है। ये जो कॉज एंड इफेक्ट था ये लू फेंग का था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एक डिसाइपल एंड एक टीचर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उतना ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप इवन माँ बाप के बीच में भी नहीं होता। आई मीन टू से माँ बाप एंड उनके बच्चों के बीच में। लू फेंग ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था, इस चीज़ के बारे में एम्परर चू को नेचुरली पता चल गया था। इसी एम्परर चू को ये चीज़ पता चली थी तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो तुरंत अपने डिसाइपल को समन कर लेता है। लू फेंग भी बिना कुछ बोले एम्परर चू के पास चला आता है। लू फेंग जैसे इस हॉल के अंदर आया था वो एम्परर चू को भू करता है। डॉट लू फेंग का जो क्लोन आया था ये भी काफी ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा पावरफुल था कि आराम से किसी भी सेकंड लेवल के गॉड किंग लेवल के वॉरियर के साथ लड़ सके। वही जब लू फेंग एम्परर चू की तरफ देखता है तो वो मन ही मन कहता है अभी भी उसके बीच में मास्टर के बीच में स्टिल काफी ज्यादा बड़ा गैप है। वही जो एम्परर चू है वो पहले तो 1 मिनट तक लू फेंग को ध्यान से देखता है, जिसके बाद वो स्माइल करता है एंड कहता है गुड गुड बहुत अच्छे, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड मैटर को इस हद तक कल्टीवेट कर दोगे, तुम इतनी ज्यादा पावरफुल और परफेक्ट बॉडी पाओगे। लू फेंग शर्माते हुए कहता है मास्टर आप काफी ज्यादा काइंड हो। आफ्टर ऑल जो लू फेंग था वो ग्रेट ओरिजिन ऑफ मैटर ऑफ डाओ को भी प्रैक्टिस नहीं करता था, वो तो डाओ ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन को प्रैक्टिस करता था। डीचू कहता है तुम्हें ज्यादा शर्माने की कोई जरूरत नहीं है एंड वैसे भी पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर काफी ज्यादा कम ही ऐसे लोग हैं जो डिवाइन किंग रिलम के फर्स्ट लेवल के ऊपर पूरी तरीके से इनविंसिबल है विदाउट
किसी एक्सटर्नल सपोर्ट एंड रिसोर्सेज के। तो इस हिसाब से तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लू फेंग कहता है मास्टर आप मेरी बॉडी के बारे में क्या सोचते हो? जब मैं किसी पावरफुल एनिमी के साथ फाइट करूंगा फ्यूचर के अंदर तो मुझे अपने ऊपर किस कमी के ऊपर काम करना चाहिए? लू फेंग ने ये चीज़ उनसे पूछी थी क्योंकि डेफिनेटली उसके मास्टर के पास उससे ज़्यादा नॉलेज एंड उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मास्टर कहता है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से काफ़ी ज़्यादा टफ एंड काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, इसे पूरी तरीके से मिटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तुम इवन ग्रेट डाव ऑफ ओरिजिन ऑफ मैटर के जितनी भी मिस्ट्रीज है उसे भी डीपली अंडरस्टैंड कर चुके हो। इवन ग्रेट डाव ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ भी उसके अंदर इंटीग्रेटेड लग रही है। इवन अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा के भी तुम्हें मारने की कोशिश करूँ एक मूव के अंदर, तुम्हारी जो बॉडी है वो 1 सेकंड के अंदर पूरी तरीके से वापस से रिकवर हो जाएगी। डर है कि अगर मुझे तुम्हें पूरी तरीके से मारना पड़े तो मुझे अपने काफ़ी सारे मूव्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड हर एक जो मूव होगा वो लगभग केज मेम्ब्रेन ब्रेकेज लेवल के ऊपर होगा, यानी कि अल्टीमेट रिलम ऑफ गॉड किंग लेवल के भी ऊपर का मूव। उसके नीचे का कोई अगर मूव होगा तो वो तुम्हारे लिए पूरी तरीके से इनइफेक्टिव है। इसलिए मुझे लगता है कि कोई एम्पर लेवल का वॉरियर के लिए भी लगभग इम्पॉसिबल है तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से इरेज करना। इवन थॉट अगर कोई इतना पावरफुल बंदा आ भी जाता है तो जब तक वो तुम्हें मारेगा तब तक तुम आराम से अपने दूसरे क्लोन की मदद से अपने आप को रिकॉग्नाइट कर सकते हो। ये सब चीजें लू फेंग ऑलरेडी जानता था कि उसकी जो लाइफ सेविंग एबिलिटीज है वो उसके मास्टर के कंपैरिजन के अंदर लगभग 10 गुना ज्यादा बेटर है। एम्पर चू कहता है कि तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि इवन एम्पर लेवल के जो वॉरियर्स है उन्हें भी तुम्हें मारने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत आएगी या फिर उन्हें वक्त खर्च करना पड़ेगा अपना काफी सारा। पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर अगर इस वक्त देखा जाए तो तुम्हें एक ही बारी के अंदर मारने वाले बस 4 ही लोग हैं जो कि तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। वो है पहले तो वो 2 एंसिस्टर जो कि यांगफे एंशिएंट कंट्री के एंड फूड किंगडम के हैं, तीसरा ईस्ट पोलो डोमेन एंड डी क्विंग। ये सारे के सारे लोग अल्टीमेट रिलम के ऊपर है गॉड किंग लेवल के। वही जब उसके मास्टर उसे कुछ टॉप एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा होता है पूरी के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के जिससे उसे संभल के रहना है, तब लू फेंग थोड़ा सा शॉक होता है। पास्ट के अंदर कभी भी उसके मास्टर ने इस तरीके से उसे ज्ञान नहीं दिया था। उसके मास्टर कहता है कि तुम ऑलरेडी करंट लेवल तक कल्टिवेट कर चुके हो जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई लेवल है। सो तुम्हें नेचुरली काफी सारे ऐसे लोगों के बारे में पता रहना चाहिए जिनसे तुम्हें कभी पंगा नहीं लेना। तुम्हें कुछ मॉन्स्टर्स के बारे में पता तो होना बनता ही है।